नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो पर। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन कब और कैसे-कैसे पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमारे आसपास हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, जैसे टायरों का घिस जाना, बर्फ का पिघलना, कुल्फी का पिघलना, अगरबत्ती का जलना, गुब्बारे का फटना। इसके आगे आप और अन्य उदाहरण भी इस सूची में शामिल कर सकते हैं और इन उदाहरणों को मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने का कष्ट करें। तो आइए, जैसे मैंने अभी-अभी बताया कि बर्फ का पिघलना, कुल्फी का पिघलना आदि ऐसे उदाहरण हैं जो जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते, नए पदार्थ नहीं बनते। अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। नहीं बनते। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कपड़ों का सूखना। कपड़ों का सूखना, कपड़े हम धूप में सुखा देते हैं, पानी जो होती है वह सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकृत हो जाती है और कपड़े सूख जाते हैं। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आइए बात करते हैं और अन्य उदाहरणों के बारे में। जैसे दूसरा उदाहरण हमने अभी-अभी बताया है, मोमबत्ती का जलना। तो मोम चूँकि एक रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक पदार्थों के सहयोग से संपन्न किया जाता हो। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो रासायनिक पदार्थों के सहयोग से संपन्न होता हो, सीधे-सीधे शब्दों में उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना आदि, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। आइए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स, कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, खाने का सोडा। जब खाने के सोडा को गर्म किया जाता है या गर्म करने पर खाने की सोडा को गर्म करते हैं, तब यह सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाती है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसे और नाम से भी जाना जाता है, कपड़ा धोने का सोडा। और ये तो आप लोग जानते ही हैं, पानी का सूत्र है, यह कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ में जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं, उसे कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल। और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान कुछ ऊष्मा अभिक्रिया से निकलती भी है या फिर कुछ ऊष्मा को अभिक्रिया अवशोषित भी करती है। इस तरह से आइए हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का जो लक्षण है उसको जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या पहचान कैसे करेंगे, किस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले इसका लक्षण यह है कि इसमें अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन, किसी भी रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसका अवस्था परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, गैस बनना।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस बनता है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। तीसरा इसका पहचानने का मुख्य जो लक्षण है, ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या तो ऊष्मा उत्पन्न होता है या अवशोषित होता है। इसके आधार पर इन अभिक्रियाओं को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। अब देखते हैं, जिस परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा अवशोषित होता है। तो ऊष्मा के उत्पन्न होने और अवशोषित होने के आधार पर इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। चौथा इसका जो पहचान करने का लक्षण है वह यह है कि नया उत्पाद बनता है। नया उत्पाद बनता है। जैसे कि हमने इस रासायनिक समीकरण में देखा कि अभिक्रिया में केवल एक ही क्रियाकारक या अभिकारक भाग ले रहा है और अभिक्रिया के पश्चात 3 अलग-अलग क्रिया फल या उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो इस तरफ जो प्राप्त हो रहा है उसको उत्पाद या क्रियाफल कहेंगे और ये अभिकारक है, जैसे कि हमने इस लक्षण में बताया हुआ है, चौथा लक्षण में। आइए हम अब इसके प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला जो प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है मिलाप, जोड़ या योग। इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल्स और ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इनके मध्य जब रासायनिक क्रिया होती है तो एक नया उत्पाद बन जाता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका दूसरा जो प्रकार होता है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को एक अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक भाग लेकर नया पदार्थ बनाता है। तो इसमें कोई क्रियाकारक टूटकर अलग-अलग क्रियाफल बनाता है। तो आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जल है, पानी का सूत्र है, इस पर विद्युत चिंगारी से विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटन कराने के पश्चात इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग-अलग क्रियाफल बना लेता है। तो जैसे परिभाषा में बताया गया था, तो उससे स्पष्ट होता है कि इसमें पदार्थ का अपघटन हुआ है या वियोजन हुआ है। आइए अब इसके तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ होता है कि एक के स्थान पर दूसरा रासायनिक पदार्थ आ जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों के मध्य जब रासायनिक क्रिया होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है और जिंक खुद इसका स्थान ले लेता है। तो ये बन जाता है जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो इस तरह से देखिए विस्थापन
हो यहाँ पर हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया है और उसका स्थान स्वयं जिंक ने ले लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसके प्रकार में चौथा प्रकार है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक अम्ल भी कह सकते हैं, इन दोनों के मध्य जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो बनने वाला पदार्थ है वह लवण होता है और साथ साथ पानी भी बनता है। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो एक क्षार जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। अब इनके मध्य रासायनिक क्रिया जब संपन्न होता है तो ये सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है और ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लवण कहते हैं या इसे घरेलू या आम बोलचाल की भाषा में नमक भी कहते हैं। आप सब नमक का इस्तेमाल घरों में ज़रूर करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि नमक का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड बताना है और यदि पूछे कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है तो NaCl बताना है। और यहाँ पर पानी अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये लवण या नमक उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। पांचवा जो अभिक्रिया है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक अघुलनशील अवक्षेप बनता है। अघुलनशील अवक्षेप, इसी से इसकी पहचान की जाती है कि यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और ये बनता है आगे पानी। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह एक अघुलनशील अवक्षेप होता है। इस तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया की पहचान इस अवक्षेप के माध्यम से किया जाता है। इसका अगला जो प्रकार है, छठवां प्रकार है, वह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का योग या संयोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात ऑक्सीजन का योग या जुड़ाव को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसे। सल्फर और ये ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ बन रहा है। अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। आइए सातवें प्रकार के बारे में जानते हैं। ये अगला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का मिलाप या संयोग होता है तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन रासायनिक पदार्थ से टूटकर अलग हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इसमें से मरकरी अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन का अलगाव हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में
अगला प्रकार, 8वां प्रकार, जिसको कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक पदार्थ के साथ-साथ जीवाणु भाग लेते हैं। उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, जैव का मतलब जीव। रसायन के साथ-साथ जीव जिस अभिक्रिया में भाग लेता है, उस अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि इडली, डोसे अमूमन आप लोग ज़रूर खाए होंगे, लेकिन ये बनता कैसे है? तो मैं बता दूँ कि इडली, डोसे, जलेबी ये सब जैव रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ही बनता है, जिसके जिसमें जीवाणु के माध्यम से आटे को सड़ाकर बनाया जाता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आइए इनके महत्व के बारे में जानते हैं। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले तो एक खाद्य पदार्थ बनाने में हमारा सहयोग करता है, मदद करता है, हमारे लिए आहार बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ जिससे बनते हैं वो, डोसा है, इडली है, जलेबी है, ये सब बनाने में जैव रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग यहाँ माध्यम से बनता है। और चीज़ें हैं, दवाइयाँ जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होती है। दवाइयों के अलावा सीमेंट, साबुन एवं सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, क्रीम, टेल्कम पाउडर आदि भी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको परीक्षा में ज़रूर मदद करेगी। आइए